Hello students, good morning to all. So in today's video we are going to start our next chapter, that is chapter number 3 of your book, Public, Private and Global Enterprise. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ जनरल डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि कई बार न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे, जब भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो या कोई भी फाइनेंशियल न्यूज आप देखते हो तो वहां पे लिखा होता है कि दैट पब्लिक एंटरप्राइज हैज डिसइन्वेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ स्टेक या फिर शेयर, कि स्टेक या शेयर उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया। या फिर आप अभी रिसेंटली 1 या 1.5 साल पहले इंडिया ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ की थी 100% काफी सेक्टर्स में। तो ये सारी न्यूज आपको देखने को मिलती होंगी अराउंड यू, लेकिन आप लोगों को इनका क्लियर कट मीनिंग नहीं समझ में आता होगा कि है क्या ये बेसिकली। तो इस चैप्टर में मैं आपको कोशिश करूंगा कि काफी हद तक इन टर्म्स के सभी मीनिंग क्लियर हो जाए हमें। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको वेरियस फॉर्म्स बताई थी। वो सारी फॉर्म्स किसकी थी? प्राइवेट सेक्टर की। आज हम बात करेंगे इन सेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। मेनली हर इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। जो ये ग्लोबल है ये प्राइवेट के अंडर ही आ जाता है, कई बुक्स में प्राइवेट के अंडर कंसीडर किया हुआ, कई में अलग से। तो बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की। देखिए, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेस देखते हो, या तो वो एक अकेले दुकानदार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया, या तो वो प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कुछ बिजनेस आप ऐसे भी देखते हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आप रेलवे में जा रहे हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो, बैंक्स में जा रहे हो। कुछ बैंक्स आपके गवर्नमेंट हैं, कुछ बैंक्स प्राइवेट हैं। तो ऐसे हर तरीके के बिजनेस होते हैं, उनको सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा बिजनेस कौन से सेक्टर में आएगा। वो होता है मैनेजमेंट के बिहाफ पे, कि कौन उनको मैनेज कर रहा है या कौन ऑन कर रहा है। पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो सभी बिजनेस इसमें आएंगे विच आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। देखिए, इनमें मेन पहले पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ओन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ये मेन है इसका। इसके बाद अब इन्होंने टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इशू की हैं, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया हमारे यहां, आईपीआर बोला जाता है इसको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोल देते हैं। 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखिए उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस टाइम पे मेन इनका जो फोकस था वो क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इंडस्ट्री को ग्रोथ की फॉर्म में लेके जाना, ग्रो करवाना इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को। तो उस टाइम पे ज्यादातर जो इनका मेन मोटिव था कि गवर्नमेंट ने ही इंडस्ट्रीज लगानी है। यही फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956। उस टाइम पे भी इनका मेन फोकस था कि गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी पेस को एक्सेलरेट करना है, कि उसको बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। लेकिन आप देखते हो यहां तक एक चीज और ध्यान में रखी गई कि इनको बढ़ाने के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आगे आता था, प्राइवेट सेक्टर को इतना अलाउ नहीं किया जाता था इन दोनों पॉलिसीज में। फिर आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 में। उस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी आई थी, मैं पहले बता चुका हूं एक बार, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ोगे इसको। 1991 में न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें ये दो जो पॉलिसी आई थी, इन दोनों पॉलिसी से उलट थी, क्योंकि इन दोनों पॉलिसीज में मेन एम्फेसिस था सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, कि मैं जो भी नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाएंगी। लेकिन यहां पे क्या था, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को क्या कर दिया? डिसइन्वेस्ट। अब पहली टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे अपना
पैसा लगा हुआ है वहां से अपना पैसा निकाल लेना, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट या सारा आपने सेल कर देना। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना, डिसइन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ने 1991 में क्या किया, अपने लिए सिर्फ 2 या 3 सेक्टर छोड़े, जैसे कि रेलवेज हो गया या आर्म्स एंड अम्यूनिशन हो गया, ये सेक्टर छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स ओपन कर दिए, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दी गई तब, और उसी टाइम पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी हुई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी, उनको रेस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, पहले देखिए 1991 से पहले आप देखते हो अभी आपके इर्द गिर्द Hyundai है, पेप्सी है, कॉक है, आप इजिली एंजॉय कर रहे हो। उस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं थी 1991 से पहले। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आई है। उस टाइम पे क्या डिसाइड किया गया कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फॉरेन जो कोलैबोरेटर्स हैं या फिर अपने बिजनेसमैन है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मींस कि सीधे अपनी इंडस्ट्री लगाएं आके, वो होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1991 में ही इस पॉलिसी के आने के बाद ये स्टार्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये कुछ पॉलिसीज आई पब्लिक सेक्टर में, आईपीआर 1948, 56 एंड 1991, ये पॉलिसी थी। इसने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को खोलने का मौका दिया। अब मैं बताता हूं आपको तीनों सेक्टर के बारे में कि क्या क्या होता है। ये था एक ओवरव्यू। प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं पहले, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है कि द सेक्टर विच इज होली ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि प्राइवेट पीपल द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑन किया जाएगा। मेन ओनरशिप का बेस है कि अगर ओनरशिप है प्राइवेट हैंड्स में है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के हैंड्स में है तो वो पब्लिक सेक्टर है। अब थर्ड होता है आपका ग्लोबल एंटरप्राइज। आप देखते हो कि कई बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। जब एक बिजनेस है कई देशों में ऑपरेट कर रहा है, कोका कोला कंपनी की बात करें, Hyundai की बात करें, एसबीआई की बात करें, ये कंपनीज क्या हैं, एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, ग्लोबल एंटरप्राइज। जो एक से मैकडी है, डोमिनोज है, वो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिन्हें एमएनसीज भी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इन्हें ये भी बोला जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं उसी वक्त क्लियर करवाऊंगा जब ये टॉपिक हम करेंगे। फिलहाल हम प्राइवेट सेक्टर पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वो है विच इज ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, कि प्राइवेट लोगों के द्वारा ये मैनेज हो रहा है। अब जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर क्लासिफिकेशन है, मैं पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कि प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से तरह का बिजनेस खोल सकते हैं। वो कोई भी तरीके की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वेदर इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, ये मैं लास्ट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं सभी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या फिर लास्ट था जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। ये था प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि क्या प्राइवेट सेक्टर होता है। अब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चॉइसेस हैं उनके पास, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखिए कंपनीज गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाएंगी। इसमें जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चलानी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने मेनली इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस, 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं इसमें। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट वन है आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। ये मेनली 3 टाइप्स हैं जो कि पब्लिक एंटरप्राइज की फॉर्म्स रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं लास्ट चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। पब्लिक सेक्टर की जो ये
फॉर्म्स हैं, ये मैं डिटेल में आपको इसकी मेरिट्स लिमिटेशन सारी पढ़ाऊंगा। आज का हम लेक्चर रखेंगे सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरफ। ये स्टार्ट करने से पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंपनीज के बारे में पढ़ा था। जब आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ा था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पब्लिक लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कहीं पर नहीं बोला गया आपको कि इट इज ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या थी, जहां पे मिनिमम मेंबर क्या थे 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड थे, पेड अप कैपिटल 5 लाख थे। वो उसके बिहाफ पे पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में कंसीडर किया जाता था। इट हैज नथिंग टू डू विद ऑनरशिप, ऑनरशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑनरशिप से जब बात करेंगे तो वो होती है सेक्टर की बात, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो कि मैनेजमेंट या ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की मैंने 3 मेन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट वन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर, मेरिट्स या डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस। हाँ जी, देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की इकोनॉमी हो सकती है, किसी में प्राइवेट सेक्टर रहेगा, किसी में पब्लिक सेक्टर रहेगा, लेकिन इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी प्रिवेल कर रहा है, उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, पब्लिक सेक्टर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। इंडिया कौन सी इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी, ग्लोबल एंटरप्राइज भी, तीनों है, तो इसलिए इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। अब बात कर रहे थे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, लास्ट ईयर इसमें से एक 1 मार्क क्वेश्चन आया हुआ था कि विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखिए सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये बात ध्यान में रखेंगे आप कि ये सबसे पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक सेक्टर के अंडर। जो पब्लिक सेक्टर में मेन सबसे पुरानी फॉर्म है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सबसे ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट। होता क्या है इसमें, देखिए एक मिनिस्ट्री होगी, जैसे अभी मोदी कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर्स दिए हुए हैं, उनको पोर्टफोलियो गिवन है। वही मिनिस्ट्री अपने पार्लियामेंट को जो चलाने के लिए हेल्प करेगी, कैसे, उस मिनिस्ट्री को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा और वही डिपार्टमेंट उसकी वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे एक रेलवे की बात करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। पहले जैसे रेलवे है या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है हमारे, डिफेंस स्कूल है, या फिर हॉस्पिटल्स हैं जो पब्लिक हैं, गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स हैं। आप देखिए ये चारों पब्लिक एंटरप्राइज है हमारे। रेलवे के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है इंडियन कैबिनेट में, जो अभी करंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसमें एक अलग से मिनिस्टर है रेलवे का, उनका नेम है पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं और कौन से, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि हु इज द कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पीयूष गोयल। ऐसी पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है ये हमारा चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। इसके मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। थर्ड है डिफेंस स्कूल। डिफेंस स्कूल भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, एक मिनिस्ट्री होती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम पे हैं राजनाथ सिंह। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाए जाएंगे। अभी इस टाइम पे करंट पे डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हेड है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं हम, वो पब्लिक एंटरप्राइज जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा, एक
सेपरेट मिनिस्ट्री के द्वारा, वही उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे और सारा कुछ जो उनकी वर्किंग है वो कौन देखेंगे? मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हेड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं फीचर्स की। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसकी फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में देखिए सबसे पहली फीचर क्या है कि फंड्स कहां से आएंगे इनको, फंडिंग। अगर आपको 3 मार्क्स में फीचर का क्वेश्चन आता है तो कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में आप नहीं लिखोगे, लाइनर फॉर्म में नहीं लिखोगे, आपको पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्योंकि मार्किंग स्कीम क्या बोलती है? हाफ प्लस हाफ, हाफ हेडिंग हाफ एक्सप्लेनेशन। सो आपने ये ध्यान रखना है। फंडिंग की बात करें, गवर्नमेंट के ट्रेजर से, जो भी हमारा गवर्नमेंट का ट्रेजर है, खजाना है, उसी में से पैसा आएगा, उसी में इनकी इनकम जाएगी। पैसा आएगा कैसे? एनुअल बजट जो आपको बनते हैं हर साल, एनुअल बजट में से कुछ पोर्शन इनके लिए अपोर्शन किया जाएगा, पैसा इनको कुछ एलोकेट किया जाएगा, वहां से इनकी फंडिंग होती है। और जो पैसा ये कमाते हैं, जो पैसा अर्न करते हैं, देखिए रेलवे से पैसा अर्न होता है, पोस्ट ऑफिस से पैसा अर्न होता है, वो सारा पैसा जाएगा कहां पे? गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये क्या है? एक गवर्नमेंट का सेपरेट पार्ट है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए, सभी अकाउंटेबिलिटी या गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करने के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसकी है? कंसर्न्ड मिनिस्टर। जैसे रेलवे की जिम्मेवारी किसकी है? रेलवे मिनिस्टर की है। ठीक है, ऑफिस वाले जो पोस्ट ऑफिस है उनकी रविशंकर प्रसाद की, क्योंकि उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। थर्ड हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये भी अकाउंटेबल होते हैं किसको? जनरल पब्लिक को, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी इनको? मिनिस्टर को, मिनिस्टर को ही अकाउंटेबल होते हैं। और ये मिनिस्टर इलेक्ट किसके द्वारा हुआ? जनरल पब्लिक के द्वारा, थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल होते हैं। एक इनकी फीचर है ऑडिटिंग। टाइम टू टाइम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज हैव टू ऑडिट देयर अकाउंट। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है टाइम टू टाइम। सो ये ऑडिट करवाते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट फीचर है इसकी, दैट इज एम्प्लॉयज। देखिए मिनिस्टर के अंडर इनका कंट्रोल रहता है, लेकिन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते कि खुद जाके कंट्रोल करते हैं। उन्हें वो क्या करेंगे? एक सीनियर ऑफिशियल जो कि सिविल सर्वेंट होगा, आईएएस होगा, उसको अपॉइंट करेंगे और उसको वो सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जो भी उसकी रिपोर्ट है वो उसके लिए खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन जो असल पे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा वो आईएएस ऑफिसर जो होगा उस टाइम पे वो काम करेगा, जिसे कि सिविल सर्वेंट बोला जाता है। और इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, इन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोला जाता है। तो ये थी कुछ फीचर्स जिसमें हमने पढ़ा कि फंडिंग कहां से होती है या पैसा जाता कहां पे, कंट्रोल कौन करता है इनको, अकाउंटेबल किसको होते हैं, ऑडिटिंग जरूरी है या नहीं, और लास्ट में जो इनके एम्प्लॉइज थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या फायदे हैं इसके। देखिए मेरिट्स की बात करें तो एक तो मेरिट ये है कि ये पैसा जो कमाते हैं वो किसके लिए जाता है? गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाता है। तो रेवेन्यू जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट के लिए पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट के फंड में पैसा जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को, और उसी को आगे यूज किया जा सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। रेवेन्यू जनरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका अकाउंटेबिलिटी। देखिए जनरल पब्लिक को ये अकाउंटेबल रहते हैं। कैसे? मिनिस्टर को अकाउंटेबल रहेंगे, और मिनिस्टर इलेक्ट होता है जनरल पब्लिक के द्वारा।
एक इनके अकाउंट्स जो होते हैं टाइम टू टाइम ऑडिट होते हैं, तो ये भी एक इनका बेनिफिट है। थर्ड है, ये फैसिलिटेट करते हैं पार्लियामेंट को फैसिलिटेट करते हैं कि इनके ऑपरेशंस को टाइम टू टाइम चेक किया जा सके, क्योंकि मिनिस्टर्स होते हैं वो इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और उनको चेक करते हैं, तो पार्लियामेंट को हेल्पफुल रहता है। लास्ट है, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, ताकि कोई एलियन या एनिमी कंट्री ना हमें कंट्रोल कर सके, ये सबसे बेस्ट है। रीजन बीइंग कि दीज आर कंट्रोल्ड एंड हेडेड बाय अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा हेड किए जाएंगे और सुपरवाइज किए जाएंगे, तो नेशनल सिक्योरिटी इसमें सबसे ज्यादा रहती है। तो ये थी कुछ मेरिट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। कुछ और मेरिट्स आप देख सकते हो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जो जनरल पब्लिक है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद ये हमने पढ़ी है फीचर्स और ये थी मेरिट्स। कुछ लिमिटेशंस भी हैं पब्लिक जो एंटरप्राइज की फर्स्ट पार्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो हम रीड करते हैं अभी देखिए लिमिटेशंस की बात करें तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन अगर हम देखते हैं कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती तो बिजनेस स्मूथ रन नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि अपने अकॉर्डिंग जब भी कोई सिचुएशन में चेंज आए तो ये चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते क्योंकि पहले से बजट बने हुए हैं, सारा कुछ मिनिस्ट्री ने देखना है, तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दे दिए वो एकदम से चेंज नहीं हो सकते, तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस में दिक्कत आती है। और है डिले इन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन जो इन्हें लेने हैं वो एक प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी से पास होके आते हैं, खुद डिसीजन कोई भी नहीं ले सकते, पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, वो प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी से ऊपर जाएंगे उसके बाद नीचे आएंगे वहां से पास होके, तो डिसीजन मेकिंग में डिले रहता है। नो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होता है जहां पे डिसीजन खुद लेने हैं, पैसा खुद कमाना है, पैसा खर्च भी खुद करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा डिसाइड होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये भी इसमें एक दिक्कत रहती है कि ऑटोनॉमी की कमी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी काफी रहता है यहाँ पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, करप्शन का पॉइंट आ जाता है इनमें कि बात कोई भी मिनिस्टर है वो अप्रोच से काम करवा सकते हैं, या फिर बाद में उनकी वर्किंग में जो ऑफिशियल आईएएस ऑफिसर वहां पे काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग में वो इंटरफेरेंस करते हैं बात में। और इनमें क्या एक लिमिटेशंस हम फेस करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स में लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है, हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है कि अगर बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं कि सेफ चलते हैं, वो इतनी हेडेक नहीं लेते और टेंशन नहीं लेते कि हमें बिजनेस को आगे पहुंचाना है, वो जस्ट एक ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो ऑर्डर्स ऊपर से आएंगे वो फॉलो करेंगे, और अपनी इमेज बनाने के लिए वो कोई भी ऐसा रिस्की वेंचर्स में नहीं जाते जिससे कि गवर्नमेंट को लॉस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो अपना इनिशिएटिव बहुत कम लेते हैं और जस्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एक इसमें हम लिमिटेशन फेस करते हैं जो कॉमनली, वो है रेड टैपिज्म। अब ये रेड टैपिज्म होता क्या है? रेड टैपिज्म मींस कि जहां पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम नहीं होता, लेकिन फॉर्मेलिटीज एक काम अगर करना भी है तो उसको बहुत दिन लग जाएंगे पेपर्स में हमें काम करते हुए, क्योंकि सीधे डिसीजन नहीं लिए जाते, सारा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा। तो ये पॉइंट थे कुछ लिमिटेशंस के। मैंने आपको एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं आज के लेक्चर की, पढ़ाया क्या क्या है। हमने पढ़ा है पहले कि वेरियस सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर जो कि मैनेज या ऑन किया जाएगा प्राइवेट पीपल द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। आप अपने इर्द गिर्द काफी वेरियस फॉर्म्स देखते हो प्राइवेट सेक्टर की, लास्ट चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। लेक्चर हमने आज किया पब्लिक में, 3 मैंने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर आएंगी, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस
एंड गवर्नमेंट कंपनीज। फर्स्ट के बारे में हम रीड कर रहे थे। मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती क्या है, जो कि गवर्नमेंट वर्क करेगी इनके थ्रू विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, कि गवर्नमेंट अपना फंक्शन कर रही है इनके थ्रू। ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में, और ये चलाई किसके द्वारा जाएंगी, मिनिस्टर के द्वारा। इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई मैंने, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, या फिर डिफेंस स्कूल्स हो गए हमारे, या हॉस्पिटल्स हो गए। इनकी कंसर्न मिनिस्ट्री के बारे में आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया था मैंने कि ये पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर है, रविशंकर प्रसाद हमारे जो है कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। इसके बाद हमने फीचर्स पढ़ी हैं इसकी, कि क्या क्या फीचर्स थी। फीचर्स में मैंने बताया कि कहां से इनको पैसा मिलता है, किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं ये, ठीक है। पैसा इनका जो अर्न किया जाता है वो कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट के ट्रेजर में। उसके बाद हमने कुछ मेरिट्स भी पढ़ी हैं, क्या क्या फायदे हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ये सबसे अच्छे हैं, या पैसे गवर्नमेंट को अर्न करके देते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब लास्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा है कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सो इन टुडेज लेक्चर दिस इज इट। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।